Hi dear learners of English, greeting. This is Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is remove adverb to. रिमूव एडवर्ब टू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है और ट्रांसफॉर्मेशन में आज हमने रिमूव टू से रिलेटेड वो क्वेश्चंस लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर तरह के एग्जाम्पल को हमने लेने की कोशिश की है और साथ साथ ये भी ध्यान देने की कोशिश की है कि वो बोर्ड एग्जाम रिलेटेड ही एग्जाम्पल हों, अनावश्यक और अननेसेसरी एग्जाम्पल्स ना हो। तो इस छोटे से ड्यूरेशन में हम वो सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक रिमूव टू नहीं सीखा है तो आज ही इस वीडियो में आप सीख जाएंगे बेसिक से लेकर के फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन तक की तैयारी को लेकर। हमने इसको सॉल्यूशन असाइनमेंट नंबर 2 नाम भी दिया है। वजह इसकी यह है कि हमारे जो भी असाइनमेंट्स हैं वो सारे किस पर पड़े हुए हैं, टेलीग्राम और ऐसे क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर पड़े हुए हैं और हम इस वीडियो के लास्ट में इसका असाइनमेंट भी दे देंगे और वहां से भी बच्चे असाइनमेंट्स देख सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। और उस असाइनमेंट के आधार पर अब हम उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन यहाँ दे रहे हैं। हालांकि इस सॉल्यूशन में हम आपको क्वेश्चंस भी देंगे और साथ में आंसर्स भी देंगे। इस पूरी सीरीज को अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को कंटिन्यूअसली आप हमसे पूछते रहें। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा जिसके अंदर हम टू का यूज करते हैं एडवर्ब का। वह क्वेश्चन है ही इज टू प्राउड टू लर्न। तो यहां पर हमने देखा कि हमारे पास टू आया, यहां पर हमने देखा कि इन्फिनेटिव टू आया। जब हम रिमूव टू करते हैं तो रिमूव टू जो आता है इसकी जगह पर हम सो करते हैं और इसकी जगह पर हम करते हैं हमें दैट लगाना होता है और दैट के बाद जो भी ये सब्जेक्ट है या कोई दूसरा सब्जेक्ट है हम एक सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद जनरली हम लगाते हैं कैनॉट। ठीक है, अगर आपका ये प्रेजेंट है, ये टेंस अगर आपका प्रेजेंट है तो आप कैनॉट लगाते हैं और अगर आपका ये टेंस पास्ट है तो सो लगाने के बाद, दैट लगाने के बाद, सब्जेक्ट लगाने के बाद आप करते हैं कुड नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी आती है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इस रूल को हमने इस टू को रिमूव करने के लिए क्या किया। इसके साथ साथ आप ये भी समझते जाइए कि इस जिसके अंदर TOO टू और TO2 इन्फिनिटिव वाला दे रखा है इस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं और ये रिमूव करने के बाद जो आपका सेंटेंस सामने आया ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आप ये भी समझेंगे कि अगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पड़ता है तो वह रिमूव टू वाला जिसमें आपने टू रिमूव कर लिया हो आप वो सॉल्यूशन देंगे तो भी आपका ये आंसर डबल तरह से काम करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज और समझ लेनी है। इसके अंदर जो आया है केवल एक ही वर्ब आया है, एक ही वर्ब वाला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाता है और एक से ज्यादा वर्ब वाला सेंटेंस, क्योंकि यहाँ भी वर्ब आएगी यहाँ भी आई तो यहाँ वर्ब 1 आपकी आएगी और यहाँ पर ये होगी आपकी वर्ब 2। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो ये 2 बार वर्ब आने की वजह से ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम लिखेंगे इसको ही इज की जगह इज आ गया। देखिए हमने बोला था वर्ब आने के लिए ही इज सो, तो यहाँ पर आ गया प्राउड। फिर आपने दैट लिखा, ही इज सो प्राउड दैट, और इस टू की जगह हमें लिखना है ही कैनॉट लर्न। तो जो एडवर्ब टू है इसका यूज हम जब करते हैं जब कोई चीज एक्सट्रीमली, हिंदी में अगर हम कहें तो अत्यधिक रूप में चली जाती है और वो खराबी पैदा करती है
तो उसका घमंड इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो कुछ सीख नहीं सकता, क्योंकि सीखने के लिए नरमी चाहिए होती है। तो यानी घमंड का ज्यादा बढ़ना अगले वर्ग के नेगेटिव होने पर, अगले वर्ग के ना होने को इंडिकेट करता है, इसलिए हमें यहाँ पर इस तरह से इसको यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पर आप ये सीख लीजिए कि अगर यहाँ पर आपको वॉज दिया गया होता तो आपने यहाँ पर कैनोट की जगह कुड नॉट कर देना था, ठीक है। ये बाकी सारा सेंटेंस आपके लिए आसान होता। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं कुछ अलग तरह का एग्जाम्पल। हमारे सामने है ही इज टू इग्नोरेंट, तो इसको कैसे हम रिमूव टू करेंगे आप देखेंगे। इसमें एक ही पार्ट आया हुआ है, तो इस एक ही पार्ट को हमें यहाँ पर देखना है कि टू दिया है, तो टू को हम किस तरह रिमूव करेंगे। टू को हम रिमूव करेंगे यहाँ पर कुछ सर्टेन चेंजेस करके। हम लोग इसका जो भी सब्स्टिट्यूट है वर्ड्स का वो यहाँ नहीं लगेगा, बाद में लगेगा। और हम अकेले टू को जब हटाते हैं तो इसके लिए हम लिखते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या हम इसकी जगह लिखते हैं एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली तो इसको चेंज करते हैं। एक तो इसका आंसर ये होगा क्या, ही इज, टू की जगह आप लिख देंगे एक्सट्रीमली इग्नोरेंट, तो हो गया ही इज एक्सट्रीमली इग्नोरेंट, ये टू की जगह आ गया। इसका एक सब्स्टिट्यूट आप बना सकते हैं, ही इज, आपने इग्नोरेंट सीधे सीधे लिख देना है, या जो भी एडजेक्टिव यहां दे रखा है वो आपने लिख देना है। उसके बाद आप लिखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो ये है वो एग्जाम्पल जिसमें केवल एक ही पार्ट आता है, आप उसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए यहाँ पर आपको कुछ एक चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर फॉर प्रपोजिशन के साथ एक प्रोनाउन लगा है। इस प्रोनाउन की जगह फॉर अमित, फॉर सुमित, फॉर मोहन, फॉर जोसेफ कोई नाउन भी हो सकता है। तो अब सवाल है कि इसको हम कैसे अपने रिमूवल ऑफ टू में यूज करेंगे। तो अगर आपका जो भी पहला पार्ट है आप उसको एज इट इज लिखेंगे, द बॉक्स वॉज, ठीक है। टू हटा करके आपने सो तो लिखना ही होता है, या आप पीछे से समझ गए हैं, सो हैवी। अब ये जो फॉर मी है, अगर फॉर मी है तो दैट तो आपको लिखना ही है। दैट के बाद मी का आई बना दीजिए, अगर फॉर हिम है तो ही बना दीजिए, देम है तो दे बना दीजिए। कुल मिलाकर के अगर ऑब्जेक्ट पर कोई भी प्रोनाउन है तो उसका आप नॉमिनेटिव केस मींस सब्जेक्ट बना लेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉज है तो वॉज में आप क्या लगाएंगे, कुड नॉट लगा सकते हैं, बल्कि लगा ही लेंगे, आई कुड नॉट लिफ्ट। तो यहाँ पर ये आपका मेजर पोर्शन था कि फॉर मी को आप कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो बॉक्स है ये एक अलग सब्जेक्ट है। बॉक्स बहुत ज्यादा हैवी है और मैं इसे उठाऊंगा तो हमें यहाँ पर मी के रूप में आई मिल गया, तो हमने यहाँ आई का यूज कर लिया। यहाँ पर इस लिफ्ट के लिए आई किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, जबकि अपने आप में सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट 1 ऑलरेडी मौजूद है, इसका सब्जेक्ट 2 यहाँ पर मौजूद है। तो ये अपने आप में एक एक्टिव वॉइस हुआ और ये लिंकिंग वर्ब वाला सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर हमें जो है कंपेयर करना है पिछले वाले एग्जाम्पल से। पर हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 में आपने देखा कि दिस बॉक्स इज टू हैवी, तो ये किसके लिए बात की जा रही है, बॉक्स के लिए। और जो लिफ्ट वाली बात की जा रही है, ठीक है, ये भी बॉक्स के लिए है, लेकिन जो ये बॉक्स है वही हैवी है, लेकिन इसको उठाएगा कौन। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले हम इस जो अभी हमने पीछे कंपेयर करने की बात की थी उस एग्जाम्पल को वापस देखते हैं। हमने लिखा था ही इज टू प्राउड टू लर्न, तो
तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हो कि ही प्राउड है और ही ने ही लर्न करना है। तो आपने क्या आंसर बनाया था, ही इज सो प्राउड, और इसी ही को आप वापस ले आए थे, दैट ही कैन नॉट लर्न, इस तरह से लिखा था। इसी ही को आप दोबारा ले आए थे। तो आपको दोनों तरफ सब्जेक्ट लाना था। यहाँ पर दोनों तरफ सेम सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने देखा कि दोनों तरफ सेम सब्जेक्ट नहीं है। हमने एक सब्जेक्ट मी से निकाल लिया और एक सब्जेक्ट अपना निकाल लिया। लेकिन इस तीसरे सेंटेंस में हम देखेंगे कि बाद वाले का सब्जेक्ट ही नहीं है, केवल इसमें दिस बॉक्स है पहले पार्ट के लिए, बाद का सब्जेक्ट नहीं है। तो जब आपका सब्जेक्ट नहीं होता और उठाया गया किसको, उठाया गया बॉक्स को, तो बॉक्स क्या हुआ, लिफ्ट का ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट आपका ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ है। तो जिस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट पहले ही लिखा हो वह क्या बनता है, वह बनता है पैसिव वॉइस। तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, दिस बॉक्स इज सो हैवी। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या लिखते थे, दैट बॉक्स, फिर आपका वापस आएगा यहां पर, जैसे कि आपने ही को यहां दोबारा लिखा था इस सेंटेंस में। अब बॉक्स क्या है, उठाने इट खुद को तो उठाएगा नहीं, इट कौन है, बॉक्स को उठाने वाला कौन है, वो इसमें मेंशन नहीं है। सपोज कीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लिफ्ट द बॉक्स, तो मैं उठाऊंगा बॉक्स को। लेकिन अगर मैंने बॉक्स पहले लिख दिया यहां पर, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बॉक्स इज लिफ्टेड बाय मी। तो यहां बॉक्स पहले आ गया, यानी बॉक्स के लिए जो प्रोनाउन है इट पहले आ गया। तो आप लिखेंगे इट, यहां पर क्या दे रखा है आपको, इज, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, कैन नॉट, इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। तो इस तरह जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट नहीं दे रखा और इसका सब्जेक्ट ये भी नहीं है, अगर इसका सब्जेक्ट ये होता तो ये दोबारा उतर जाता, क्योंकि ये काम भी प्राउड का ही कर रहा है और लर्न का भी ही कर रहा है। लेकिन बॉक्स हैवी है, उठाने का काम बॉक्स नहीं कर रहा, कोई और पर्सन कर रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में आप क्या करेंगे, दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। ठीक है, अगर आप इसमें इट कैन नॉट बी लिफ्टेड नहीं करना चाहते तो आपके पास एक ऑप्शन है, और वह ऑप्शन क्या होगा, वह ऑप्शन होगा, आपने पहले ये पूरा पार्ट लिख लेना है, अगेन दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट, जब आपके पास सब्जेक्ट ना हो तो वन नाम का सब्जेक्ट आप कभी भी अपने पास से यूज कर सकते हैं, और अब इसमें बी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लिखेंगे वन कैन नॉट लिफ्ट इट। तो आपके ये दोनों सॉल्यूशन होंगे। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि अब हमारा जो कमिंग एग्जामिनेशन है, अपकमिंग एग्जामिनेशन है, और इस सेशन में जो पैटर्न आपको क्वेश्चन पेपर का मिलने वाला है उसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जब हमें ऑप्शन नहीं मिलते तो हम कोई भी एक वे ऑफ आंसर चूज कर लेते हैं और हमें आंसर देना आसान होता है। लेकिन जब हमें ऑप्शंस मिलते हैं तो उन ऑप्शंस में आंसर्स अलग अलग तरह से सॉल्व किए हुए हो सकते हैं। तो हमें वो सारे वेज जानने पड़ते हैं कि ऐसा ना हो कि हमें केवल एक ही तरीका आता है और आंसर वहां पर दूसरे तरीका वाला मिल जाए तो हम आंसर लेस हो जाते हैं और ऑप्शन को सही चूज नहीं कर पाते। तो हमें एक क्वेश्चन को कई तरह से सीखना पड़ेगा, न जाने वहां कौन सा ऑप्शन हो और जो हमें आता है वो आंसर की ABCD लिस्ट में ना हो और हम सही आंसर चूज ना कर पाए। तो अगला जो हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं उस एग्जाम्पल में हम सीखेंगे कि आपको अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप में क्वेश्चन दिया है तो आप क्या करेंगे। अगले क्वेश्चन में इसको हम सीखेंगे। हम एक बार फिर जो हमने बिगिनिंग में एग्जाम्पल नंबर 1 लिया था उस एग्जाम्पल नंबर 1 के टाइप के क्वेश्चन को हम 5 नंबर पर दोबारा सीखने जा रहे हैं। और अभी हमने कहा मल्टीपल चॉइस अगर आने लगे तो एक ही आंसर कितनी तरह से आ सकता है वो हमें सीखना पड़ेगा, और अगर हम नहीं सीखते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो पहले इसको हम जनरल वे में बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे क्या, शी
is so weak that she cannot walk। अब जो cannot होता है आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं that she will not walk। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं is not able to walk, is not able to walk। तो कुल मिलाकर के आपको अनेबिलिटी शो करनी है, और अनेबिलिटी आप किसी तरह से भी शो कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर यहाँ तो जो है प्रेजेंट दिया हुआ है, तो जो प्रेजेंट दिया है कि वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती, इट मीन चल नहीं पाएगी, इट मीन्स कि वह चलने में असमर्थ है, तो बातें एक ही हैं, सेंस एक ही है। तो आपको शी के बाद जो है सारे जितने ऑप्शंस हैं ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आपको कैनॉट वाला जो आपको सबसे अच्छी तरह से आता है, अगर वो आंसर में नहीं दिया गया तो आप क्या करेंगे, आप इनमें से कोई सा भी आंसर चुन सकते हैं और वह ऑप्शन आपका सही होगा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जो कि एग्जांपल नंबर 4 में हमने दिया था, उसको हम यहाँ पर एक बार फिर देखते हैं। हमने लिखा दिस स्टूडेंट is so dull, is too dull to teach। अब यहां पर फिर वही चीज हम दोहराएंगे कि शी ही वीक है और शी ही को वॉक करनी है, तो दोनों के लिए सब्जेक्ट शी है। लेकिन इस एग्जांपल में जो हमारा स्टूडेंट है वह अपने आप में क्या है, डल है, लेकिन उसको पढ़ाएगा कोई और। तो ये स्टूडेंट का जो ये सब्जेक्ट की तरह से रखा है, इसको हम यहाँ पर दोबारा नहीं रख सकते, जैसे कि हमने यहाँ शी को दोबारा अपने पास से रख लिया था। तो क्या किया हमने, दिस स्टूडेंट इज, तो टू की जगह सो आ गया, डल। अब यहाँ पर एक तो ऑप्शन है कि आप अपने पास से वन रख लें, इज सो डल दैट के बाद एक तो तरीका है कि आप अपने आप से वन रख लें, वन कैन नॉट टीच, आगे आप हिम लिखें तो कोई बुराई नहीं है, और ऑब्जेक्ट लिख भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। नन कैन टीच हिम, तो यहाँ पर जो वन कैन नॉट टीच हिम है, अगर हम इस सब्जेक्ट की जगह इस हिम को पहले ले लें, ठीक है, तो क्या हो गया, हिम कौन है, स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही कैन नॉट बी टॉट। तो अब यहाँ पर हिम नहीं आएगा भाई, ये तो था स्टूडेंट था, सॉरी ये पढ़ाने वाला था, पढ़ाने वाला नहीं पढ़ा सकता कोई भी उस स्टूडेंट को। अब आपने वन नहीं लिखा तो आपने क्या किया कि इस स्टूडेंट का प्रोनाउन यहाँ लिखा, कैन नॉट के साथ बी लगाया डॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय वन, वो आपने लिखा नहीं। इसका एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, इससे अलग क्या हो सकता है कि ही विल नॉट बी टॉट, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है नोबडी, अगर हम वन में नॉट लगाएं तो नोबडी बन गया, नोबडी कैन टीच हिम, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है ही कैन नॉट बी टॉट बाय एनीबॉडी। तो ये सारे ही ऑप्शंस आपके सही होंगे। अब देखते हैं कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है, जिसमें अब हम देख रहे हैं कि टू बी के साथ थर्ड फॉर्म आई है। तो इसका मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, का पैसिव वॉइस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तो अगर ये टू बी है तो हमें कैन नॉट बी, कुड नॉट बी कर देना है, बस इतनी बात आप समझ लीजिए और आपका आंसर बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे कि पिछले क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे। तो आप लिखने वाले हैं क्या, दैट चैप्टर वाज सो डिफिकल्ट। अब हमने इस चैप्टर के लिए दैट के बाद, जैसे पहले एग्जांपल में किया था, चैप्टर का प्रोनाउन इट ले लिया
किसी पुरुष के लिए ही लेते हैं, किसी गर्ल के लिए या लेडी के लिए शी लेते हैं। तो इसी तरह से हमने लिखना है। ये हमारा क्या है, ये पास्ट है, तो हो जाएगा इट कुड नॉट, ठीक है। और यहां पर आप लिखेंगे इट कुड नॉट बी टॉट। तो ये आपका, अगर यहाँ थर्ड फॉर्म दिया हुआ है बी के साथ, तो आपको कैन नॉट बी और कुड नॉट भी कर देना है। जब आप कैन नॉट लिखते हैं तो कैन और नॉट मिलकर के एक कंपाउंड वर्ड की तरह से लिखा जाता है, जबकि कुड नॉट आप ब्रेक करके अलग अलग लिखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर प्रेज आ गया। अभी सिंगल पार्ट वाला जो एडवर्ब टू था आपने पिछले एग्जांपल में देखा, लेकिन यहाँ पर फॉर प्रेज एक्स्ट्रा है। तो इस तरह का फॉर प्रेज जैसे फ्रेजेस, एडिशनल फ्रेजेस देखकर आपको घबराना नहीं है, जैसा है आपको वैसे ही लिख देना है। ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया। अब चलते हैं कुछ दूसरे डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स की तरफ। यहाँ पर हमारे पास कुछ वेरियस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। आप देखेंगे वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न, यानी कोई भी आदमी कभी इतना बूढ़ा नहीं होता कि कुछ भी ना सीख सके। तो यहाँ पर अब की बार हमें मिला है नेवर। और अभी तक भी जो एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे उसमें इस तरह का कोई भी नेगेटिव एडवर्ब हमें टू से पहले नहीं मिला था। तो इसमें आपको बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। आप लिखेंगे वन इज नेवर, और टू की जगह तो सो आपने लिखना ही है। वन इज नेवर सो ओल्ड, बिल्कुल वही सब कुछ करना है। अगर आपको एडवर्ब टू से पहले कोई नेगेटिव एडवर्ब आ जाए तो उसको एज इट इज लिख दीजिए और पुराना रूल फॉलो कीजिए। अगर यहाँ वॉज होता तो यहाँ कुड नॉट कर देते, यहाँ पर इज है तो आप कैन नॉट करेंगे। दैट वन कैन नॉट लर्न, ठीक है, या इट कैन नॉट बी लर्न हो सकता था, ठीक है। वन इज नेवर सो ओल्ड दैट वन कैन नॉट लर्न, इसका आंसर हुआ। अब यहाँ पर हमने दो सेंटेंसेस को कंपेयर किया है। यहाँ पर हमने टू लिखा है, चूंकि एडवर्ब टू, रिमूवल ऑफ टू की बात चल रही है। इसको किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं थोड़ा सा साथ साथ बताते चलें। जब हम टू की बात करते हैं तो आगे अनेबिलिटी झलकती है। अनेबिलिटी, अनेबल होता है इंसान, लेकिन अगर टी डबल ओ टू एडवर्ब की जगह बाद में इनफ लगा हो तो वह इस काम को कर पा रहा होता है। जैसे इस एग्जाम्पल को हम समझेंगे ग्रीन कलर में और हम लिखेंगे ही इज सो शॉर्ट, यानी उसका कद इतना छोटा है दैट ही नहीं जंप करना है तो ही को दोबारा ले आइए, ही कैन नॉट जंप। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इस रूल को सीख चुके हैं। इस रूल में क्या करना है, हम लिखेंगे ही इज के बाद आप यहाँ इनफ के लिए क्या करेंगे, सो ही लिखेंगे। ही इज सो क्विक दैट ही कैन रीच द गोल। अब ये सेंटेंस जो है आपका बहुत स्पेशल है, इसको अच्छे से समझ लें। ये लेकर बोर्ड से कंपटीशन तक टॉपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो टॉप रैंक लाना चाहते हैं। इस क्वेश्चन पर जाकर के वो बिल्कुल हार जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें। अगर इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो ये वो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन पेपर में, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपको इनफ आता है तो यहाँ अनेबल है, यहाँ पर आपके लिए वो पॉसिबल होता है, यानी आप एबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वह इतना चालाक है कि किसी को भी डिफीट कर सकता है, वह इतना ताकतवर है कि किसी को भी परास्त कर सकता है। तो आप लिखेंगे ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बीट एनीबडी। तो अगर आपने इनफ लगाया तो वह कर पाएगा। अगर आपने टू स्ट्रॉन्ग लगाया, टू डल लगाया, टू क्लेवर लगाया तो वो जरूरत से ज्यादा होने पर नेगेटिव चला जाएगा। इट मींस वो सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। अगर हम कहते हैं ही इज वाइज इनफ टू पास, तो यानी पास हो जाएगा। अगर हम कहें ही इज टू डल टू पास, तो टू पहले लगने पर, एडवर्ब टू पहले लगने पर वह अनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि इनफ लगा हुआ था इसलिए हमने यहाँ पर नॉट नहीं लगाया।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये समझ लीजिए, अगर आपको मान लीजिए ये सिंपल सेंटेंस में दिया और आपसे कहा गया कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो आपको जो बात याद रखनी है वह क्या बात याद रखनी है, वह ये याद रखनी है कि इनफ वाले सेंटेंस में नॉट नहीं लगेगा, और अगर टू दे रखा है तो नॉट लगाना जरूरी है, ये आप याद रखिए, ठीक है। वह इतनी तेज दौड़ सकता है कि वह जीत जाएगा, ही कैन रन फास्ट इनफ टू विन द रेस, यानी जो जीत जाएगा। अगर हम कहें वह बहुत सुस्त है, वह दौड़ नहीं जीत सकता, तो हम कहेंगे ही इज टू लेजी टू विन द रेस। तो जिसमें एडवर्ब टू आएगा उसमें नहीं कर पाएगा, जिसमें एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद आप इनफ लिखेंगे उसमें वह काम कर पाएगा। तो जब आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे सिंपल से, तो वहां कैन नॉट, कुड नॉट में विल नॉट की जगह नॉट नहीं लगाएंगे, केवल कैन और विल लगाएंगे। और रही बात विल और इज एबल की, तो वह सब में ही आप यूज कर सकते हैं कैन की जगह पर। अगर कुड होगा तो वाज नॉट एबल हो जाएगा। और जितना हम वीडियो के लास्ट में जा रहे हैं उतना ही डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि पिछले एग्जाम्पल में नॉट यहाँ लगा था, अब की नॉट इन्फिनेटिव टू से पहले लगा है, ठीक है। हमारा मतलब होता था कि वह इतना चालाक है कि दूसरे की ट्रिक्स नहीं समझ सकता, तो नहीं, तो एक तो नहीं इसके अंदर आ गया, नहीं समझ सकता, और एक नहीं बाहर है। तो आप जानते हो कि माइनस और अगर इस तरह से कुछ लिखा हो तो वह +1 बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह समझदार इतना है कि दूसरे की ट्रिक्स को देख लेगा। तो इस तरह से जो आपका सॉल्यूशन बना, वह सॉल्यूशन क्या बना, ही इज सो क्लेवर दैट, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे इस ही को आप फिर रिपीट करके यहां लाएंगे, ही कैन, अब एक नोट बाहर था, एक नोट इसमें था, नोट नोट मिलकर के पॉजिटिव हो गया, तो यहां पर कहेंगे ही कैन सी, यहाँ पर सी थ्रू लिख लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। सी थ्रू का मतलब होता है भाप लेना, तो सी थ्रू योर ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर कैन की जगह आप विल भी यूज कर सकते हैं, ही इज एबल भी यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी ऑप्शन आ जाएगा। नॉट इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि नॉट ऑलरेडी पहले दे रखा है। अगर हम कहें मैं बेईमान नहीं हूं, तो इसका मतलब हुआ मैं बेईमान हूं। एक बार नहीं होने पर बेईमान का उल्टा होगा, दो बार नहीं आने पर एक नहीं से दूसरा नहीं कट जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला नोट इसके अंदर था, एक नोट बाहर था, तो दोनों मिलकर के पॉजिटिव हो गए, इसलिए यहाँ पर जो नोट है हम उसको नहीं लिखेंगे। आई होप कि एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बोर्ड क्वेश्चंस और बोर्ड प्रिपरेशन असाइनमेंट्स रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज में इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं दूसरे क्वेश्चंस को लेकर के, जिसमें हम नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना, इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाना और असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना, इस सीरीज का अगला हिस्सा होंगे। मिलते हैं जल्दी इस तरह की वीडियोस में। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप फॉर फ्री अपने सिलेबस को पूरा करना चाहते हैं, बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को लगातार सॉर्ट आउट कराते रहिए, दूर कराते रहिए। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।